मैं जितेंद्र राजपूत से चाहूंगा कि आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं। ऐसे में क्या जरूरत पड़ी जबकि पूरा देश चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, और आप ऐसे में दलित समाज, ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज को उसमें बांट रहे हैं। तो क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई कि इतना बड़ा विवाद पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया। आज से लगभग 2-3 दशक पूर्व पहले सरकार ने एक संविधान पास किया और लेकर के आई एट्रोसिटी एक्ट। उसमें सवर्ण समाज के भी लोग थे, हमारे भी सांसद थे, कानून पास हो गया और आपने उसी कानून को आज चुनौती दे दी। हमारा बच्चा 90% लेकर के इंटरव्यू से बाहर हो जाता है और दूसरे समाज का बच्चा 40% लेकर के नौकरी पा जाता है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये जो कास्ट के जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, ये ठाकुर, ब्राह्मण और खत्री बैठ करके नहीं बनाते हैं, ये सरकार बनाती है वहां अपने कमरे में बैठ करके, ये वो देती है तमगा वहां बैठ करके। तो जातवाद हम नहीं फैलाते, जातवाद अगर फैला रही है तो सरकार फैला रही है। कांग्रेस ने इन बीजों को बोया है तो भाजपा ने, महोदय जी, इन बीजों को खाद, पानी सब दे करके मजबूत बना करके और बड़ा किया है। भाई साहब, ना तो हम भाजपा के हैं ना हम कांग्रेस के हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय जो भी स्वर्ण समाज के लिए आवाज उठा रहे योद्धा और वीरांगनाएं और हमारी बहनें और माताएं और बुजुर्ग उठा रहे हैं, वह सिर्फ अपने समाज के लिए उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फैशन पॉइंट बंजार, लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की विस्तृत रेंज। राजू दी हट्टी, बाली चौकी, विवाह उत्सव तथा हवन पाठ के सामान पर विशेष डिस्काउंट। शोभा पैलेस, बाली चौकी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। होटल रॉयल मेंशन, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ फैमिली तथा लग्जरी बेडरूम। हिम सोलर, सौर ऊर्जा की सारी सुविधाएं एवं समस्याओं का तुरंत समाधान। विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है क्षत्रिय समाज के लिए लड़ रहे, स्वर्ण समाज के लिए लड़ रहे तथा ब्राह्मण समाज के लिए लड़ रहे जितेंद्र राजपूत जी। पिछले कई वर्षों से इनका आंदोलन जारी है, लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने के एक प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी अनेकों सवाल मन में हैं। उन सवालों के जवाब हम इनसे जानने चाहेंगे। मैं जितेंद्र राजपूत जी से चाहूँगा कि आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं। ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी जबकि पूरा देश चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, और आप ऐसे में दलित समाज, ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज को उसमें बांट रहे हैं। तो क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई कि इतना बड़ा विवाद पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी मीडिया चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी समस्त टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने इस गंभीर और इस ज्वलंत मुद्दे को समाज के सामने अपने चैनल के माध्यम से लाया। अब आपकी बात आती है, आपका प्रश्न आता है कि आज ऐसा क्या हो गया कि इस मुद्दे के ऊपर आपको आवाज़ उठानी पड़ रही है, या ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, दलित ये सब करना पड़ रहा है। देखिए, जब तक भूख नहीं लगती तो बच्चा नहीं रोता, और जब तक बच्चा नहीं रोता तो तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो वर्तमान के हालात ऐसे हैं कि जिस समाज की वजह से इस देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था, वह समाज आज की डेट में सड़कों पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए धक्के खा रहा है। जिस समाज की वजह से, जिस समाज के बलिदानों की वजह से, जिस समाज की आहुतियों की वजह से यह देश मुगलों से, अंग्रेज़ों से, उनकी गुलामियों से आज़ाद हुआ, और जो खंड खंड में भारत टूटा हुआ था, 556 रियासतें थी, खंड खंड में टूटी हुई थी, उनको जोड़ करके जो एक अखंड भारत बना, वो जिन राजा रजवाड़ों ने, जिन ठाकुरों और जिन महंतों ने और जिन ब्राह्मणों ने अपनी जागीरें दान की अपने देश के निर्माण के लिए, आज उन्हीं का परिवार, आज उन्हीं का वंश खून का दान, धन का दान, जमीन का दान करने के बावजूद भी अपने अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। तो ज़रूरत है अपने समाज के लिए, अपने समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने की।
मैं यहाँ पे कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ स्वर्ण समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, या हम अपने दलित समाज से कोई प्रेम नहीं करते, या उनके साथ हमारा कोई सद्भाव नहीं है। हम अपने समाज के, हम अपने सनातन समाज के, हम अपने देश के नागरिक का, हर नागरिक का सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। लेकिन हम अपने समाज की तरफ देखें तो वर्तमान की राजनीतिक पार्टियों की वजह से ले लो या भूतपूर्व राजनीतिक पार्टियों की वजह से ले लो, हमारे स्वर्ण समाज की जो दशा है और जो दिशा है वह दोनों ही जमीन पर गिरती हुई दिख रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज ने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपना असंख्य बलिदान दिए, उसके साथ आज की दिनांक में बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जिसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। जी बिल्कुल। आज से लगभग 2-3 दशक पूर्व पहले सरकार ने एक संविधान पास किया और लेकर के आई एट्रोसिटी एक्ट। उसमें सवर्ण समाज के भी लोग थे, हमारे भी सांसद थे, कानून पास हो गया और आपने उसी कानून को आज चुनौती दे दी। देखिए गौतम जी, ऐसा है, चुनौती तो देनी पड़ेगी कि जो चीज़ आपके खिलाफ है या आपके परिवार के खिलाफ है या आपके समाज के खिलाफ है या आपके देश के खिलाफ है, तो आपको उससे लड़ने के लिए, आपको उसको ठीक करने के लिए चुनौती तो देनी पड़ेगी। अगर देश में संविधान का निर्माण हुआ, देश में अगर कानून का निर्माण हुआ, तो वह देश की जनता के लिए हुआ। देश की जनता ना तो संविधान के लिए बनी है, ना ही देश की जनता कानून के लिए बनी है। देश का संविधान और देश का कानून यह जनता के लिए बना है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अंदर ही आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। हम सभी भारत के समस्त नागरिक अपने देश के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 जिसमें यह लिखा गया है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह से उसके जाति, धर्म, विशेष वर्ग के आधार पे या स्थान के आधार पे या उसके सेक्स के आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है कि हम सबको समानता का अधिकार है। तो गौतम जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा प्रश्न है कि अगर किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो स्वर्ण समाज का डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? अब आप कहेंगे कि स्वर्ण समाज का डिस्क्रिमिनेशन कहां हो रहा है? हमारा बच्चा 90% लेकर के इंटरव्यू से बाहर हो जाता है और दूसरे समाज का बच्चा 40% लेकर के नौकरी पा जाता है, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? हमारे बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिलअप करना है तो 1000 रुपये की फीस है और दूसरे समाज के बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना जॉब के लिए तो 0 रुपये भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे स्वर्ण समाज का डिस्क्रिमिनेशन जातिगत आरक्षण के आधार की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समानता का है अधिकार। क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समानता का है अधिकार। तो महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा आप सभी भाई बहनों को कि अगर समानता का अधिकार है तो फिर जातिगत प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है? अगर समानता का अधिकार हमारे संविधान के अंदर है, हमारे देश के नागरिकों के लिए है, तो जातिगत प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है? अरे ये सरकारें और कई तुच्छ सोच के लोग ये कहते हैं कि ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ये जो ठाकुर, ब्राह्मण और खत्री हैं, ये जातिवादी हैं। अरे जनाब, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जातिवादी हम नहीं है, जातिवाद हमने नहीं फैलाया है। ये कास्ट के जो सर्टिफिकेट हैं, जनरल, SC, ST, OBC, ये जो कास्ट के जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, ये ठाकुर, ब्राह्मण और खत्री बैठ करके नहीं बनाते हैं, ये सरकार बनाती है वहां अपने कमरे में बैठ करके, ये वो देती है तमगा वहां बैठ करके। तो जातवाद हम नहीं फैलाते हैं, जातवाद अगर फैला रही है तो सरकार फैला रही है। इस देश में, ये एक देश है, इस देश के अंदर एक नागरिक होना चाहिए, एक कानून, एक संविधान लागू होना चाहिए। जात के आधार पे इस देश पे कोई भी नीति, नियम, कानून नहीं बनने चाहिए। तो जो आदमी यह कहते हैं कि समानता का अधिकार होने के बावजूद इस देश में अगर आज की डेट में स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, तो अगर वास्तविकता में देखें तो शोषण और जातिवाद से पीड़ित आज की डेट में स्वर्ण समाज है सबसे ज्यादा, ना कि कोई और समाज है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपको भी पता है और हमारे दर्शक भी उन सब चीज़ों को जानते हैं कि किसी भी संविधान को बनाने में या उसके अंदर बदलाव करने के लिए सरकार की एक अहम भूमिका रहती है। और हमारे पास इस समय खास करके 2 मुख्य दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और आपका संगठन का ज़्यादातर ये रहता है कि ना तो कांग्रेस के साथ तालमेल खाती है चीज़ें और ना बीजेपी के साथ। तो ऐसे में तो और मुश्किल हो जाएगी लड़ाई आप लोगों की। देखिए,
एक बात हम बोलना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज तक क्षत्रियों ने परिणाम के डर के कारण किसी भी युद्ध को ना तो छोड़ा ना पीछे हटे। क्षत्रिय कहने से मेरा तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम ये भी क्लियर कर देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये कोई जात नहीं थी, यह धर्म थे। क्षत्रिय एक धर्म था, ब्राह्मण भी एक धर्म था, शूद्र भी एक धर्म था और वैश्य भी एक धर्म था। हमारी वो मनु संहिता थी, जो हमारा संविधान था सनातन समाज का, उसके अंतर्गत एक शूद्र वैश्य भी बन सकता था, एक वैश्य ब्राह्मण भी बन सकता था, एक ब्राह्मण क्षत्रिय भी बन सकता था और एक क्षत्रिय वैश्य भी बन सकता था। लेकिन आज की डेट में, आज के वर्तमान के संविधान के अंदर आपने जिस कैटेगरी के फैमिली के अंदर आपने जन्म लिया, आपके ऊपर टैग उसी का ही लगेगा। अब आप वहां से अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब बात आती है कि दोनों पार्टियां भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी है और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने इन बीजों को बोया है, कांग्रेस ने इन बीजों को बोया है, तो भाजपा ने महोदय जी इन बीजों को खाद, पानी सब दे करके मजबूत बना करके और बड़ा किया है। अगर जातिगत आरक्षण लागू हुआ था 10 वर्षों के लिए, 10% के साथ लागू हुआ था और राजनीति के क्षेत्र में लागू हुआ था। आज की डेट में ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बचा जहां पे जाति के आधार पे आरक्षण ना हो। और 10% से ऊपर उठते हुए वर्तमान में हम सब ने देखा पंचायती चुनाव हुए 90% तक का आरक्षण पहुंच गया। कई स्टेट ऐसे हैं वहां पे 80%, 70% तक आरक्षण पहुंच गया है। 10 वर्षों के लिए था, आज 74 वर्ष हो गए। 2020 में इसका फिर से संशोधन किए बगैर इसको फिर से अगले 10 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया। एक चीज बड़े गौर फरमाने की है, एक बात बड़े गौर फरमाने की है महोदय जी, कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश को विश्वगुरु कहा जाता था, आज की डेट में पिछले 1947 से अब तक लगभग 74 वर्ष होने के बावजूद हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला आदमी, उसकी बनाई हुई कंपनी आज एशिया में सबसे टॉप पे है कंपनी, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली के अंदर है वो। आज की डेट में हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, एक चाय वाले से अगर देश का प्रधानमंत्री तक का सफर है, एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले से लेकर के विश्व के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के अंदर उनके बच्चों का नाम है। 400 करोड़ में भारत यानी इस पृथ्वी से मंगल ग्रह तक यान भेजने का कारनामा हमारे हाथ में, और भी ऐसे बहुत सारी ढेरों उपलब्धियां हैं। तो ये हमारा जो एससी परिवार है, इसका उत्थान अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या ये राजनीतिक दल खुद ही नहीं चाहते इनका उत्थान करना? अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला विश्व के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में उसकी फैमिली आ सकती है, तो हमारा जो दलित समाज है, जो दबा कुचला है, वो मुख्य धारा में क्यों नहीं आ सकता? आ सकता था, लेकिन लाया नहीं जा रहा है अपने राजनीतिक फायदों को देखते हुए। और इसमें हम सबको पता है, ये एक टेक्निकली चीज है कि भारत के लगभग 32,000 करोड़ रुपए सालाना, 32,000 करोड़ रुपए हमारा एससी एसटी वर्ग के लिए खर्च होता है, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अगर साल का 32,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी आज की डेट में यह लोग कहते हैं कि हमें दलित समाज के उत्थान के लिए और काम करने की आवश्यकता है, तो शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को और इस देश की पिछली सरकारों को, कि जिन्होंने अब तक इतना धन खर्च कर दिया, इतनी संपदा खर्च कर दी, लेकिन अभी तक इस समाज का विकास नहीं हुआ। लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं एक स्वर्ण आयोग की, जो राग आप लगा रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन लगा रहा है ना, और उसमें लगातार विरोध कर रहे हैं, दलित समाज से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, उनके संगठन विरोध कर रहे हैं, और सरकार का भी कोई ऐसे ज़्यादा उसको लेकर के ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है कि वो स्वर्ण आयोग को बना लेंगे। है क्या ये स्वर्ण आयोग? देखिए महोदय जी, मैं आपकी एक बात को बीच में काटना चाहूँगा कि विरोध तो दुनिया कर रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने एक शब्द कहा कि दलित समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं। देखो, जो समझदार, परिपक्व, शिक्षित दलित समाज का परिवार है, वो आज भी हमारे साथ खड़ा है। जिला कुल्लू में भी
और हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिलों में और संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे खिलाफ कहीं नहीं है। दूसरी बात, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारा दलित समाज है, अगर उसका वास्तव में कहीं शोषण हो रहा है तो वो उसी के ही समाज के जो क्रीमी लेयर पे जीवन जी रहे हैं लोग, उनके द्वारा हो रहा है। 32,000 करोड़ रुपए जो खर्च होता है समाज के ऊपर उनके उत्थान के लिए, उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज है, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या चाहे पॉलिटिक्स हो, उसके अंदर 95% बेनिफिट 5% क्रीमी लेयर के आदमी खा जाते हैं, और जो 95% हमारा समाज है उनके ऊपर 5% बांटा जाता है। तो अगर हमारा दलित समाज को सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी परिवार, आप सभी दलित समाज के जो हमारे भाई बहन हैं, आप लोग आवाज उठाइए अपने ही लोगों के खिलाफ कि जिनके घरों में 1-1 करोड़ रुपए साल की इनकम है, जिनका 700 करोड़ का बैलेंस है, 10,000 करोड़ का बैलेंस है, जिनके घरों में सुख सुविधाएं हर कुछ हैं, उनको सबसे पहले जातिगत आरक्षण से बाहर कीजिए। एक तरफ तो सरकार ने IRDP, BPL फैमिली में एक लेयर लगाई हुई है कि जब ये फैमिली इस लेयर से ऊपर आएगी, इसको वहां से हटा देंगे, ऑटोमेटिकली इसको हटा देते हैं, वहां गांव की जो भी संवैधानिक प्रक्रिया बनाई हुई है। लेकिन जातिगत आरक्षण में ऐसा क्यों नहीं है? अगर एक DC है, IPS है, या मुख्यमंत्री है, या प्रधानमंत्री है, या कोई भी और सरकारी अधिकारी है, या बड़ा व्यापारी वर्ग है, धन धान्य संपूर्ण है, सब कुछ है, वो उसके बावजूद भी वो जातिगत आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा तो वहां पे खत्म हो रहा है, सबसे ज्यादा शोषण तो वो लोग कर रहे हैं, उसको सबसे पहले वहां से हटाना चाहिए। अब बात आती है बात की विरोध की। देखिए जनाब, ऐसा होता है, जो लोग संगठित नहीं होते हैं ना, जो लोग संगठित नहीं होते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, उनका विरोध दुनिया करेगी, उनके विरोध ये राजनीतिक पार्टियां भी करेगी, ये भाजपा भी करेगी, ये कांग्रेस भी करेगी। ये स्वर्ण आयोग क्या है? स्वर्ण आयोग क्या है? बिल्कुल जी, देखिए हमारे देश में आपने एक नाम सुना होगा, संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू बना हुआ है मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। अगर हमारे देश में मानवाधिकार आयोग बना हुआ है और मानवाधिकार आयोग बनने के बावजूद 36 और आयोग बने हुए हैं, जैसे पिछड़ा आयोग, दलित आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, आदिवासी आयोग, महिला आयोग, कर्मचारी आयोग, यहां तक कि बलात्कारियों के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए और आतंकवादियों के लिए, इन तक के लिए आयोग खड़े हो जाते हैं आकर के। हमारे देश में मानवाधिकार आयोग होने के बावजूद अगर 36 आयोग बने हुए हैं, और हाल ही में आपने देखा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनसे उम्मीद थी देश के सभी समाज को, और जो मंच पे खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तो यह सोच गलत है। वो पिछड़े नहीं है, या वो पिछड़े समाज से संबंध नहीं रखते हैं, वह इस देश के प्रधानमंत्री है। उनका जो निर्णय है, उनके जो डिसीजंस होने चाहिए, वो सर्व समाज के लिए होने चाहिए थे। ठीक है जी। अब बात आती है कि मानवाधिकार आयोग होने के बावजूद भी अगर मोदी जी ने और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने OBC आयोग बनाया, 27% का आरक्षण दिया, वो बिना मांगे दे दिया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आदिवासियों के लिए, हमारे OBC के लिए, इनके लिए आपने जो देना है आप दीजिए, बल्कि और चाहिए होगा तो और भी बोलिए, हम और भी देंगे। अगर आज आप उनको 1,000 करोड़ दे रहे तो हम कहते हैं 2,000 करोड़ दीजिए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं उस चीज की, लेकिन जो उस चीज के लिए हकदार है उनको मिले। अच्छा, अगर आप उनको दे रहे हैं, मानवाधिकार आयोग होने के बावजूद अगर 36 आयोग आपने बनाए हुए हैं, तो इस देश का जो सामान्य वर्ग का समाज है, जो सामान्य वर्ग का परिवार है, इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? क्या ठाकुरों ने, क्या ब्राह्मणों ने, क्या खत्रियों ने इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए और वर्तमान में देश की उन्नति और उत्थान के लिए क्या आज तक अपना कोई 1 रुपए का योगदान तक नहीं दिया? क्या सरकार ये कहना चाहती है कि जो ये स्वर्ण समाज है इस देश का नागरिक नहीं है? क्या सरकार ये कहना चाहती है कि ये जो स्वर्ण समाज है, जो ठाकुर है, ब्राह्मण है और जो खत्री है, ये किसी दूसरे देश से आए हुए हैं? जैसे कि कुछ समाज विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व ये कहते हैं कि ठाकुर, ब्राह्मण और खत्री भारत के मूल निवासी नहीं है, तो सरकार क्या इस तरह से उनका समर्थन कर रही है कि हम इस देश के मूल निवासी नहीं है? अगर हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो फिर अभी तक जनरल कैटेगरीज के लिए जनरल कमीशन क्यों नहीं बना? सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए सामान्य वर्ग आयोग क्यों नहीं बना? सामान्य वर्ग आयोग का होना जरूरी है। अब बात आती है कि क्यों, आपका नेक्स्ट प्रश्न यही होगा। और मेरी
हिमाचल प्रदेश की समस्त समाज की जनता से, जो भी भाई बहन बंधु इस समय देख रहे हैं, आपके माध्यम से आप सबके साथ एक शेयर करना चाहूंगा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि स्वर्ण समाज को स्वर्ण आयोग की गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? जो समाज बाहुबली था, धनबली था, जिसने असंख्य बलिदान दिए अपने समाज के लिए, आज उसी का बच्चा सड़कों पे जाकर के गिरा पड़ा हुआ है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है। लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, वह सरकार स्वर्णों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब यह स्वर्ण आयोग की जरूरत क्यों पड़ती है? जिस तरह से बाकी मानवाधिकार आयोग होने के बावजूद बाकी आयोग हैं, उन आयोगों का क्या काम है? सपोज मान लीजिए हम दलित आयोग की बात करते हैं, सीधी सीधी दलित समाज के साथ अगर संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है या उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के पास जाकर के वो ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये शोषण हो रहा है, आप हमारी आवाज उठाइए। और उस दलित आयोग का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वह यह है कि वह अपने समाज के लिए, अपने दलित समाज के हित के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएगा, उनके कानूनों की रक्षा के लिए लड़ेगा, उनकी आवाज संवैधानिक तरीके के साथ सरकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएगा, सदन तक पहुंचाएगा, और अगर कोई उचित संशोधन करना होगा तो उसी आधार पे होता है। क्योंकि दलित आयोग है, तभी दलित समाज के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनती हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। हर क्षेत्र के अंदर उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं, आवास योजना दी जाती है, रोजगार योजना दी जाती है, पेंशन दी जाती है, विवाह योजना दी जाती है। लेकिन वही बात अब स्वर्ण समाज की तरफ आ जाए, या चाहे आप पिछड़ा आयोग ले लो, महिला आयोग ले लो, कर्मचारी आयोग ले लो, अगर उनके साथ कहीं भी किसी भी तरह का शोषण हो रहा है तो उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाकर के अपनी बात रख करके अपने अधिकारों की रक्षा करवा सकते हैं, या उनकी आवाज उठाई जा सकती है, या अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उससे संबंधित वो संशोधन करके एक नया कानून लाया जा सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी, यानी कि ठाकुर, ब्राह्मण और खत्री वर्ग जो है, जिसे हम जनरल कैटेगरी के अंदर हमारी सरकार ने डाला है, इस जनरल कैटेगरी के लिए आज तक जनरल कमीशन नहीं बनाया गया। क्या स्वर्ण होने का मतलब ये हो गया, या स्वर्ण समाज होने का मतलब ये हो गया कि हमारे घर में सोने का नलका लगा हुआ है कि एक में सुबह सोना निकलता है और शाम को दूसरे से चांदी निकलता है? हमारे स्वर्ण समाज के अंदर भी, हमारी जनरल कैटेगरीज के अंदर भी गरीब परिवार है जो सुबह की खा के शाम के लिए तरस रहा होता है। हमारे ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो दिल्ली में गटरों की सफाई कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे कई ठाकुर हैं जो अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और शाम को 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पाते हैं। ऐसे कई हमारे खत्री भाई हैं जिनके अधिकारों का हनन रोज हो रहा है, लेकिन हमारे को सुनने वाला कौन है? हमारे स्वर्ण समाज के साथ अगर कोई भी शोषण होता है तो उसे उठ करके पुलिस वाले के पास जाना पड़ता है, थाने में जाना पड़ता है और कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। एक पर्टिकुलर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी आयोग हमारे पास नहीं है। अगर स्वर्ण आयोग हमारे लिए बनाया जाता है तो उसका बेनिफिट हमें कहां कहां मिलेगा? वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। अगर हमारे लिए भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार स्वर्ण आयोग का गठन करती है तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवाओं में, न्यायपालिका में और एडमिनिस्ट्रेशन में, इन 5 सेक्टर्स के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यूरिडिक्शन, इन 5 क्षेत्रों में हमारे समाज की जो आवाज दबी हुई है उसको उठाया जाएगा। हमारे समाज के बच्चों को, परिवारों को यहां पे आगे आने का मौका दिया जाएगा और उनके राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। कल दिन अगर स्वर्ण समाज के साथ या सामान्य वर्ग के परिवार के साथ इन 5 सेक्टरों में से किसी में भी, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स या ज्यूरिडिक्शन, इनके अंदर कहीं पे भी कोई किसी भी तरह का शोषण हो रहा हो,
या होगा तो उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट बैठा होगा जो आंसरेबल होगा उसके ऊपर एक्टिविटी करने के लिए और गवर्नमेंट तक उनकी आवाज पहुंचाने के लिए और फिर उस कानून के अंदर या उस संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए, ताकि यह समाज भी अपनी आवाज को उठा करके आगे बढ़ सके, इज्जत और मान के साथ चल सके। हम चाहते हैं समानता का अधिकार सबको मिले, जाति के आधार पे ना मिले। इस देश में से एक देश, एक नागरिक, एक कानून, एक संविधान का नियम लागू हो, सबके लिए कानून लागू हो, सबको समानता का अधिकार मिले, सब बराबर से प्रेम के साथ आगे बढ़ें। और रही आरक्षण की बात, यहां मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि रही जातिगत आरक्षण की बात, तो जातिगत आरक्षण से हमें सख्त नफरत है। हम जातिगत आरक्षण का कड़ा विरोध करते हैं, जब तक यह खत्म नहीं होगा हम तब तक विरोध करते रहेंगे। लेकिन हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, क्योंकि आज भी इस देश का इतना उत्थान नहीं हुआ है कि इसको आरक्षण की जरूरत नहीं, इस देश के समाज को या परिवार को। हम यह चाहते हैं कि आरक्षण, जातिगत आरक्षण बंद हो, आरक्षण रहे। आरक्षण जाति के आधार पर ना रह करके आर्थिक स्थिति के आधार पर रहे, जिसके लिए सभी सहमति अपनी देते हैं। जिसकी आर्थिकी कमजोर है उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। जो विकलांग है यानी उसकी विकलांगता के आधार पर उसको आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण किस सेक्टर में बिल्कुल भी ना दिया जाए, फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, नौकरी प्राप्त करने के लिए आरक्षण इन कुछ सेक्टर्स के अंदर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, कभी भी नहीं मिलना चाहिए। और वो सेक्टर्स हैं यही एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड ज्यूरिडिक्शन। इन पांचों सेक्टर के अंदर जॉब प्राप्त करने के लिए, प्रमोशन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार से कोई आरक्षण ना दिया जाए, क्योंकि यही 5 सेक्टर हैं मेरे अनुसार जो इस देश की दिशा और दशा को तय करते हैं। अगर हमारी काबिलियत इन सेक्टरों पे जाकर के बैठेगी, इस देश की काबिलियत, चाहे किसी भी समाज और किसी भी वर्ग से है, वो इस देश का नागरिक है वो, और अगर वो काबिल है और इन 5 सेक्टरों में कहीं भी जाकर के बैठता है, तो इस देश को पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी बिल्कुल। हम कार्यक्रम के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, बात हिमाचल प्रदेश की यदि की जाए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव, उपचुनाव लोकसभा के जो चले हुए हैं, ऐसी स्थिति में स्वर्ण समाज की संख्या भी ज़्यादा, स्वर्ण समाज के नेता भी ज़्यादा, स्वर्ण समाज के विधायक, सांसद सब ज़्यादा हैं। और वर्तमान समय में मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, और दोनों स्वर्ण समाज से संबंधित है। तो आपका जो स्वर्ण आयोग वाली जो लड़ाई है तो बड़ी आसानी से हल हो जानी चाहिए थी, तो अड़चन कहाँ आ रही है? बिल्कुल सही बोला आपने। प्रश्न बहुत सारे उठते हैं माइंड में कि देश में सबसे अधिक स्वर्ण समाज की आबादी लेकर के बैठा है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की 68 विधायकों में से लगभग 55 विधायक जो है हमारे स्वर्ण समाज से हैं। और मंडी संसदीय के क्षेत्र के अंदर जो 2 सांसद के चुनाव के लिए इसमें लड़ रहे हैं, दोनों स्वर्ण समाज से हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्ण आयोग गठन करने के लिए इतनी बड़ी दिक्कत हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि 1+1 2 होता है, लेकिन फिर भी 1+1 2 क्यों नहीं हो रहा है। हमने हिमाचल प्रदेश के समस्त स्वर्ण समाज ने, स्वर्ण समाज के योद्धाओं ने स्वर्ण आयोग गठन हेतु 12 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक शिमला में भूख हड़ताल करी, आमरण अनशन भी किया। अलग अलग जिलों से, हमारे अलग अलग क्षेत्रों से हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग शिमला पहुंचे, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके के साथ आंदोलन किया और मांग करी स्वर्ण आयोग की। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री जयराम ठाकुर जी ने हमें आश्वासन दिया कि हम 90 दिन के भीतर इसके ऊपर सकारात्मक कार्यवाही करेंगे। श्री हमारे स्थानीय मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने प्रेस बंधुओं के माध्यम से इस चीज को समाज के सामने रखा, और हमारे जो भाई आमरण अनशन में बैठे थे उनका आमरण अनशन भी तोड़ा और बोला कि 90 दिन के भीतर स्वर्ण आयोग गठन हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज आप देखिए 150 दिन बीत गए, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज, वर्तमान में ये सारी चीजें जब घटती रही 20 अप्रैल के बाद, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष की राजनीतिक इतिहास में अभी तक एकमात्र ऐसा विधायक खड़ा हुआ जिसने सदन में स्वर्ण समाज के लिए पार्टी विचारधारा से हट करके, राजनीतिक विचारधारा से हट करके स्वर्ण समाज के हित के लिए, स्वर्ण आयोग के गठन के लिए, स्वर्ण आयोग के गठन के पक्ष के लिए सदन में बात रखी। और हम सबको बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि वह विधायक
हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं। वह विधायक हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के पुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जो कि शिमला ग्रामीण से एमएलए हैं। उन्होंने यह बात करके दिखाई कि राजनीतिक धर्म से ऊपर उठ करके भी एक समाज के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, समाज के लिए भी अपना एक वचन है, राजधर्म है। उन्होंने उसका पालन करते हुए सदन में आवाज उठाई और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि राजनीतिक और पार्टी विचारधारा से हट करके मैं यह मांग करता हूं कि हमारे स्वर्ण समाज के द्वारा जो यह स्वर्ण आयोग गठन का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जाए और स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग बनाया जाए। जिस तरह से बाकी समाज के लिए भी उनके आयोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, उनके विकास के लिए, उनके कानून के लिए हैं, उस तरह से हमारे ठाकुर, ब्राह्मण और खत्री परिवार के लिए भी बने। और आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने यह बात पहली बार नहीं करी। इससे पहले भी जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री जयराम ठाकुर जी ने शगुन योजना का शुभारंभ किया था, जो कि उन्होंने सिर्फ जाति विशेष वर्ग के आधार पर किया था। एक जाति विशेष वर्ग के हमारी बहनों को, हमारी गुड़ियाओं की विवाह पे 31,000 रुपये की शगुन राशि दी जा रही थी। तब भी श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने उनका विरोध किया था, सदन में आवाज उठाई थी और मांग की थी कि यह योजना सभी समाज के सभी वर्गों पे, उनकी बेटिया पे लागू हो। नहीं तो हमारे प्रदेश की सरकार ने बेटियों को भी जात में बांट दिया था। उसके बाद प्रदेश सरकार ने उसको बदला और सामान्य वर्ग के सिर्फ गरीब परिवारों के लिए रखा शगुन योजना, जबकि दूसरे परिवारों के लिए, चाहे वो करोड़पति है चाहे खरबपति है, लेकिन 31,000 रुपये की योजना उनकी बेटियों को मिलेगी। चलो मिले, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, उनको और कमी पड़ेगी तो और भी देंगे हम उनको। जबकि यह योजना हमारी गरीब समाज के परिवार की उस बेटी के लिए मिलना चाहिए था, जिस बाप के पास पैसा नहीं है अपनी बेटी के विवाह के लिए, उसके लिए मिलते ना। 30,000 नहीं मिलते, हम बोलते उनको 1 लाख रुपए दो, हमें तब खुशी होती प्रदेश सरकार की। अगर वो कहते कि गरीब परिवार जो भी है, वास्तविकता में गरीब है और एक बाप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है, उसको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो वो परिवार अगर सरकार से बोलता है तो सरकार उसको 1 लाख रुपए देगी बेटिया के विवाह के लिए, तब हम मानते कि ये सरकार अपने सभी समाज के लिए सोचती है। अब बात आती है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लगभग 20 से 25 स्वर्ण समाज के संगठनों के द्वारा, विभिन्न स्वर्ण समाज की सभाओं के द्वारा, ठाकुर सभाएं, खत्री सभाएं, राजपूत सभाएं, ब्राह्मण सभाएं, करनी सेना, ऐसी बहुत सारी सभाएं हैं स्वर्ण समाज की, जो पूरे हिमाचल में इस समय जमीन पे काम कर रही है, आंदोलन कर रही है। उन सब की मांग को जब 20 अप्रैल को श्री जयराम ठाकुर जी ने सुना तो 90 दिन का टाइम मांगा। 90 दिन में कुछ नहीं हुआ, 150 दिन से ऊपर हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2-3 बार बीच में मिल चुके हैं, उनसे निवेदन कर चुके हैं, फिर भी अभी तक एक कान का बाल तक नहीं हिला स्वर्ण समाज के लिए। तो यह बहुत ही दुखद बात है कि अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जयराम ठाकुर जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्वर्ण समाज के लिए कोई भी सकारात्मक टिप्पणी, निर्णय नहीं लिया गया, जिसका मैं यह व्यक्तिगत तौर पे भी और संगठन के तौर पे भी कहता हूं कि अगर प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए सामान्य वर्ग आयोग का गठन के तरफ सकारात्मक प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू नहीं करी तो इसका भुगतान, इसका खामियाजा, इसका नुकसान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस हिमाचल प्रदेश के संसदीय उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश में रह रहे लगभग 75% स्वर्ण समाज के द्वारा शांतिपूर्ण और संवैधानिक मांग को जो उठाया गया है उसको अभी तक पूरा नहीं किया, ना ही उसकी तरफ कोई भी सकारात्मक कार्यवाही करी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के समस्त 75% स्वर्ण समाज के परिवारों से यानी विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भाजपा के पार्टी के सदस्य होंगे बाद में, आप कांग्रेस की पार्टी के सदस्य होंगे बाद में, या किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य होंगे बाद में, पहले आप जनरल कैटेगरी के हैं। आपको भारत सरकार के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो दिया हुआ जनरल कैटेगरी, ठाकुर, ब्राह्मण, खत्री, ना कि भारत सरकार के द्वारा यह सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि यह परिवार भारतीय जनता पार्टी का है और यह परिवार कांग्रेस का है। बड़ी ही विडंबना की बात है कि अपने ही समाज को भूल करके, अपने ही परिवार को भूल करके ही, अपने ही बच्चों का भविष्य को भूल करके ही आप इन राजनीतिक पार्टियों के फायदे के लिए, इन राजनेताओं के फायदों के लिए
जय कांग्रेस और जय भाजपा बोल रहे होते हैं। एक जय पप्पू कर रहा होता है और एक जय गप्पू कर रहा होता है। दुख की बात यह है, आज मैं और मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन और आदरणीय जन हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वर्ण समाज के लिए, आप सभी के लिए जनाब, आप सभी के लिए और आपके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए और उनकी पीढ़ियों के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए अपने खर्चों पे, ठीक है जी, किसी से पैसा नहीं ले रहे हम काम करने का, अपने खर्चे पे काम कर रहे हैं, अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं। खुद की साथ दुश्मनियां चल रही हैं दुनिया भर की, उसके बावजूद हम लोग लड़ रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप सब के लिए लड़ रहे हैं। कोई एक नेता बता दो आप अपने भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का, जो अपने स्वर्ण समाज के लिए, स्वर्ण समाज से वोट लेकर के विधानसभा में और संसद भवन में चला जाता है, लेकिन आज तक उसने कभी अगर आवाज उठाई हो। और आज हमें इस चीज का दुख इस चीज का होता है कि हम जो स्वर्ण समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, मैं या मेरे जैसे हमारे बहुत सारे भाई बहन और आदरणीय जन और बहुत सारे संगठन जो आवाज उठा रहे हैं, आप सब के लिए और आप सबके परिवारों के लिए, अपने स्वर्ण समाज के लिए, दुख की बात यह है कि आज वही स्वर्ण समाज हमारी टांगे खींचने बैठ जाता है। कभी बोलता है कि ये कांग्रेस का टट्टू है, कभी बोलता है ये भाजपा का चमचा है। कन्हैया के खिलाफ बोल दो तो हम भाजपा के चमचे हो गए, कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी कर दो, बीजेपी के खिलाफ कुछ लिख दो तो वो बोलते हैं जी कांग्रेस का आदमी है। भाई साहब, ना तो हम भाजपा के हैं ना हम कांग्रेस के हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय जो भी स्वर्ण समाज के लिए आवाज उठा रहे योद्धा और वीरांगनाएं और हमारी बहनें और माताएं और बुजुर्ग उठा रहे हैं, वह सिर्फ अपने समाज के लिए उठा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, एक बार इस संसदीय चुनाव में वोट देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि तुम जिसके लिए वोट देने जा रहे हो ना, उसने आज तक तुम्हारे परिवार के लिए एक भी निर्णय नहीं लिया हुआ है। यह वो बात, इस बात की सत्यता को वो परिवार जानता है जिसका बच्चा 90% लेकर के बाजार में खड़े होकर के केले बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है, ऑटो चला रहा है, ट्रक चला रहा है। हमारे साथ कई भाई बंधु ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने 10-10, 11-11 बार एचएएस और आईएएस के इंटरव्यूज दिए और उसके बावजूद आज वो ट्रक और ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने लिए ना सही, अपनों के लिए और उनके आने वालों के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवाज उठाएं। वर्तमान सरकार, चाहे आप भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और राजनीतिक तौर पे या कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन यह ध्यान रखें कि सबसे पहले आप सामान्य वर्ग के परिवार हैं। आपको सबसे पहले आवाज अपने स्वर्ण समाज के लिए उठानी चाहिए। आवाज उठाएं और प्रदेश सरकार से मांग करें कि हमें हमारा स्वर्ण आयोग दिया जाए, अन्यथा हम आपका चुनावों में पूर्ण बहिष्कार करेंगे। स्वर्ण समाज की यही पुकार, स्वर्ण आयोग अब की बार, स्वर्ण समाज की यही पुकार, स्वर्ण आयोग अब की बार। सुन ले ए प्रदेश सरकार, सुन ले ए प्रदेश सरकार, अन्यथा होगा तेरा चुनावों में पूर्ण बहिष्कार। सुन ले ए प्रदेश सरकार, अन्यथा होगा तेरा चुनावों में पूर्ण बहिष्कार। हम सब ने मिलकर ठाना है, हम सब ने मिलकर के ठाना है कि स्वर्ण आयोग बनाना है। हम सब ने मिलकर ठाना है, स्वर्ण आयोग बनाना है। तिलक, तराजू और तलवार, तिलक, तराजू और तलवार, एकजुट हो जाओ अब की बार। तिलक, तराजू और तलवार, एकजुट हो जाओ अब की बार। सुन लो ए प्रदेश सरकार, स्वर्ण आयोग अब की बार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फैशन पॉइंट बंजार, लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की विस्तृत रेंज। राजू दी हट्टी, बाली चौकी, विवाह उत्सव तथा हवन पाठ के सामान पर विशेष डिस्काउंट। शोभा पैलेस, बाली चौकी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। होटल रॉयल मेंशन, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ फैमिली तथा लग्जरी बेडरूम। हिम सोलर, सौर ऊर्जा की सारी सुविधाएं एवं समस्याओं का तुरंत समाधान। विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। उत्सव छोटा हो या बड़ा, पर उत्सव खुशियां लेकर तो जरूर आता है। बेटी की विदाई हो या हो घर में लक्ष्मी का आगमन, पूजा पाठ हो या कोई महायज्ञ, घर में रौनक तो होती है, किंतु खरीदारी से
हम थोड़ा परेशान तो जरूर रहते हैं। खुशियों के उत्सव में आपकी परेशानी कुछ कम हो, यही हमारा प्रयास है। विवाह उत्सव, पूजा पाठ तथा हवन यज्ञ का सारा सामान एक ही जगह, और वो भी डिस्काउंट रेट के साथ। बस एक ही नाम, राजू दी हट्टी, बाली चौकी, जिला मंडी। सिमरन फ्रूट कॉर्नर, कुल्लू मनाली के बागानों से स्वयं चुने हुए स्वादिष्ट एवं ताज़े फल, हिमाचली रसीले फलों का ऐसा स्वाद जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। यदि आप मनाली घूमने आए हैं तो एक बार जरूर पधारें। सिमरन फ्रूट कॉर्नर, कुल्लू मनाली हाईवे, फ्रूट मार्केट, पतली कुल मनाली, हिमाचल प्रदेश। आपके शहर भुंतर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप। यहाँ पे आपको इंडियन और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि गिटार, कीबोर्ड, तबला, हारमोनियम, ढोलक, यूकुलेले, जेम्बे, बांसुरी, डफली, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सेसरी इत्यादि। यामाहा, कैसियो, टेक्नो, डियोडारियो, एलिस, इंटर्न, ज्वारेज और भी बहुत सारे आपको ब्रांड्स हमारे पास मिल जाएंगे। तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। जेबी म्यूजिकल्स, गणपति चौक, छोटी शमशी, भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।